बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने हर क्षण का अर्थात वर्तमान समय का सही उपयोग करते हैं, समझदारी से उसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए यदि आप अपने कल में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसी क्षण से समय का सदुपयोग कीजिए। इस क्षण का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे विचारों की शक्ति अनंत है। संसार पर मनुष्य नहीं बल्कि विचार राज करते हैं। इसीलिए अपने विचारों की शक्ति को पहचानना अति आवश्यक है। व्यक्ति जैसा सोचता है अर्थात जैसे उसके विचार होते हैं, उसका व्यवहार वैसा बनता है, उसके कर्म वैसे ही बनते हैं। इसलिए सदा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। नवा उमां वृजनिवारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात् ईवेदनुध्यनिकरण समीजात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. धार्मिक ग्रंथ रामायण जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। रामायण में जिस वर्णन देखा जाता है कि जब रामचंद्र जी को श्रीलंका तक पहुंचना था तो उसमें नल, नील और वानर सेना ने एक सेतु का निर्माण किया। क्या है इस सेतु का महत्व? राम सेतु का महत्व आइए जानते हैं और इसके विषय में और जानकारी लेते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सीता को खोजने जो पहुंचे लंका में हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीस को नहीं था यह अनुमान। वैभवशाली रतन जड़ित था लंका जगमग करता, इस स्वर्ण नगर पर लगा हुआ था राक्षसों का पहरा। सांझ पहर जब सूरज डूबा, अंधियारे ने जब जाल बिछाया, हनुमान जब छुप छुप निकले छोटी करके अपनी काया। लंका की गलियों में दौड़े सीता जी का जब पता लगाया। ये तो बात थी राम भक्त हनुमान जी की, जिन्होंने जामवंत के द्वारा अपनी शक्तियों को याद कर इस विशाल सागर को पार कर माता सीता का पता लगाया। परंतु श्री राम और लक्ष्मण ने विशाल वानर सेना के साथ सागर को कैसे पार किया होगा? इसका उत्तर मिलता है श्री राम का बनाया गया राम सेतु। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया उसका नाम नल सेतु रखा था। स्कंद पुराण में सेतु महापर्व है। उस सेतु महापर्व में भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, दक्षिणाम्बु निधौ पुण्ये राम सेतौ विमुक्ति देम धनुष्कोटि ख्यातम तीर्थमस्ति विमुक्तिदम। धनुष्कोटि नामक जो सेतु है रामेश्वरम में, वह अत्यंत कल्याणकारी है।
वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। दरअसल माना जाता है ये पुल नल और नील के निरीक्षण में 5 दिन के भीतर बनाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये डूबते नहीं हैं। इस सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सागर सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। व्यास जी कहते हैं कि धनुष कोटिर इति ऋणात्, जो धनुष कोटि है वह धनुष कोटि निश्चित रूप से पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है। पुरुषार्थ चतुष्टय की उससे प्राप्ति होती है। जो रामेश्वर स्थित धनुष कोटि है जिसका निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। धनुषकोडी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नहीं के बराबर है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंशम के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन शैली में असंतुलन कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है। मोटापा एक आम समस्या है और इसे मामूली समस्या मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन मोटापा कई तरह के दुष्प्रभाव आपकी सेहत के लिए ला सकता है। जो वयस्क होते हैं उनमें तो बड़ी समस्या है ही, साथ ही यदि ये समस्या बच्चों या किशोरों में हो जाती है तो कई ऐसे बच्चे और किशोर हैं जिनका वजन अधिक है, वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है, अर्थात मोटापा जागरूकता दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। क्या होते हैं अधिक वजन और मोटापे के खतरे, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अलग अलग तरह का स्वादिष्ट भोजन खाना भले ही सभी को पसंद आए, लेकिन वसायुक्त आहार और तले हुए भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम में कमी कारण बन सकती है वजन बढ़ने और मोटापे का। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन, और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। मोटापा सिर्फ एक सौंदर्य समस्या ही नहीं, ये रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो मोटापा की वजह से हमारा अफेक्ट नहीं हो। हार्ट पे भी अफेक्ट है, लीवर पे भी अफेक्ट हो रहा है, सभी चीज़ों पे हो रहा है। और कुछ बीमारियां जो मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की बीमारी है, हमें स्लीप एपनिया है,
लीवर की प्रॉब्लम्स है, ऐसी सारी प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही बढ़ जाती है हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, अब चलना फिरना कम हो जाता है और उसकी वजह से और मोटापा बढ़ता रहता है, क्योंकि हम खाना कंट्रोल नहीं करते। कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग की दवाइयां हैं जो यंग एज में लोग मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लेते हैं, उनके भी दुष्प्रभाव आगे चल के ये होता है कि उनसे वजन बढ़ता है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अधिक मात्रा में कैलोरी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापे को बढ़ाता है। स्नैक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक मीठा खाने के शौकीन, दूध कम पीने वाले और दूध से बने मीठे उत्पादों का सेवन करने से भी वजन बढ़ने लगता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। मोटापे का जो मुख्य इलाज है वो अभी भी हमारा डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी है। डाइट कंट्रोल यानी हमें खाने में फैट का इस्तेमाल कम करना है। कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, पराठा, पूड़ी, अचार, ऐसे खाना जिनमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घी तेल का, हमें उनसे बचना है। साथ में हमें फलों का इस्तेमाल बढ़ाना है, हमें फाइबर्स का बढ़ाना है, हमें सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है और इसके साथ में हमें रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज वॉक करनी है। जो यंग एज में है वो दौड़ भी लगा सकते हैं और जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग वॉक करके भी अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप 45 मिनट या आधा घंटा रोज सुबह शाम वॉक शुरू करें, धीरे धीरे करके उस वॉक को बढ़ाएं ताकि आपका वजन कंट्रोल में रह सके। मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को वजन कम करने से रोका जा सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये मोटापा आपके लिए खतरा बन सकता है। बहुत ही कम मरीजों में जिनको डॉक्टर्स की सलाह के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि खाने और एक्सरसाइज से उनका वजन कम नहीं हो रहा है, उनको जो वजन कम करने की कुछ दवाइयां हैं वो भी दी जा सकती है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडिकेशन जो आ जाते हैं कि आपका वजन कम ही नहीं हो रहा है, आपका BMI ज्यादा बढ़ गया, उस स्थिति में यह भी हो सकता है कि हम बैरेट्रिक सर्जरी के बारे में सोचें। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे, बीमारियों का खतरा कम हो और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। यदि आप अपने वजन पर ध्यान नहीं दे रहे, ये सोचकर बैठे रहते हैं कि आपकी व्यस्त दिनचर्या है तो अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये जान लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य को संकट में डाल रहे हैं, कई तरह की बीमारियों के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इसलिए अपने मोटापे या वजन को कम करने के लिए प्रयास करते रहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न करते रहिए अपने वजन को नियंत्रित रखने का। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए DD न्यूज। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी
वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का महामंत्र है जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखता है और उनसे राहत में भी प्रभावशाली है। मोटापा क्योंकि एक आम समस्या है और इसके कई दुष्प्रभाव हैं। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगी क्रियाएं जो आपके वजन को कम करने में उपयोगी और सहयोगी सिद्ध हो सकती है। नमस्ते, मैं शशि सारडा। आइए आज सीखते हैं दो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस जो हमारे फैट लॉस में बहुत काम आ सकते हैं। हमारे हमेशा मेजर कंसर्न्स हमारा अब्डोमिनल एरिया या हमारे साइड्स होते हैं। यहाँ की चर्बी घटती नहीं, तो ये दो स्ट्रेचेस से हम इधर की ही चर्बी के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे इसको टोन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। पहला स्ट्रेच, अगर आप चाहिए तो आप सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो आप सुखासन में कीजिए। अगर आपको घुटनों की तकलीफ नहीं है तो हम वज्रासन में करेंगे। आइए देखते हैं वज्रासन में कैसे करना है। तो धीरे से हम अपने पाँव को मोड़ के वज्रासन में आ जाएंगे। अपने बैक को सीधा रखेंगे, राइट हैंड को राइट साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे ऐसे, दोनों एल्बो को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे राइट एल्बो को बेंड करते जाएंगे। जैसे जैसे आप बेंड करेंगे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने बटक्स को हील पे टच करके रखना है और ऐसे उठने नहीं देना है। तो अगर टच करके रखेंगे और धीरे धीरे जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह हमें ऑपोजिट साइड पे भी रिपीट करना है। इसके 2 से 3 राउंड आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा स्ट्रेच के लिए हमें अपने पाँव को खोल देना है और पाँव को फैला देना है। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करना है और टोज को हल्का सा अंदर की तरफ लेना है। दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे और धीरे से एल्बो बेंड करते हुए हल्का सा पीछे जाएंगे। सामने देखते हुए यहाँ थोड़ी देर रुकना है। आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, पर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को आगे लेके जाना है और टोज को पकड़ना है। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, चेस्ट को और स्पाइन को। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से रिलैक्स कर देंगे। इसको भी आप कंफर्टेबली 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके अब्डोमिनल मसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपका फैट लॉस होगा और इंट्रा अब्डोमिनल ऑर्गन्स का भी बहुत अच्छा मसाज होगा। अब आइए सुनते हैं हंसा माँ की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं 2 आसनों पर। नमस्कार। शरीर में चर्बी जरूरी है, बॉडी मास इंडेक्स सही होना चाहिए, लेकिन जरूरत से जब ज्यादा चर्बी हो जाती है तो सबको ही खतरा है। हार्ट को भी, लिवर को, किडनी को, सब जगह खतरा है। और इसीलिए चर्बी ना बढ़ाएं। ये सारी चर्बी बढ़ाने वाली चीजें, तली हुए पदार्थ, खूब तीखा, खट्टा, ये सब ना खा के उबली हुई चीजें भी कभी कभी खानी जरूरी है, वो ध्यान रखें। एक साथ बहुत पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 6 बार खाएं, सही रहेगा। नियमितता जरूरी है। खाने के बाद लेट जाना बहुत गलत होगा। खाने के बाद थोड़ा चलना जरूरी है, कम से कम 100-150 कदम तो चलें, बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफला चूर्ण बहुत फायदा करता है। रात के खाने के आधा घंटा पहले आप त्रिफला, या इवन सोने के आधा घंटा पहले त्रिफला ले लें 1 चम्मच पानी में, और उसके बाद में आप देखोगे उसका असर अच्छा ही होगा। उसी तरह चिया सीड्स भी बहुत फायदा करता है क्योंकि फाइबर रिच होता है, इसलिए चिया सीड भी खाएं। बस कोशिश करें। नमस्कार।
नियमित रूप से छोटे छोटे परिवर्तन करते रहना जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है और उसका परिणाम सकारात्मक होता है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि पहले उस त्रुटि को पहचाना जाए, चाहे बात हो सेहत से संबंधित आदतों की या फिर भाषा को सीखने की। आज संस्कृत पाठशाला में आइए देख लेते हैं कि कौन से अशुद्ध शब्द का सही उच्चारण बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र और किस तरह से किया जा सकता है उस शब्द का शुद्ध प्रयोग। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषाम्। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सानिध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहाँ एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते, पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग, और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग। और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे, प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्।
तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः। जीवन में निरंतर अपनी त्रुटियों को दूर करते रहना आवश्यक है और इसके उदाहरण हमें जीवन में अपने आसपास ही मिल जाते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आप भी अपने जीवन में प्रयत्न करते रहिए। यदि कल आपको सफलता नहीं मिली तो निराश होकर बैठ ना जाइए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य होता है, सुबह अवश्य होती है। इसलिए आज एक प्रयत्न और कीजिए, हो सकता है ये प्रयास आपको सफल बना दे। और यदि कल का दिन सफल रहा तो भी थक कर मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सफलता की यात्रा का आरंभ हो। प्रयास करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।